नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। जुनून सच दिखाने का। लेबनान पर हमला तो ईरान फिर भड़का, आखिर क्यों? बड़ी जानकारी आपको देते इससे जुड़ी हुई। सीज फायर के बीच में लेबनान पर हमला हुआ है। लेबनान पर इजरायल के हमले लगातार जारी नजर आ रहे हैं। अब लेबनान में इजरायली हमलों में 254 की मौत होती है। हमलों में लेबनान में 1165 लोग घायल हुए हैं। हमले में लेबनान के इमाम की भी मौत हो जाती है और इसके बाद तो अब ईरान का क्या रिएक्शन आता है, उस पर सबकी निगाहें टिक जाती हैं। तो लेबनान पर हमला हुआ जिससे अब ईरान काफी ज्यादा भड़क उठा है। हमलों में लेबनान में 1165 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। देखिए, एक तरफ यहां पर सीज फायर की बात कही गई तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। लेबनान की स्थितियां देखने को मिल रही है। बमबारी की वजह से देखिए ये भीषण तस्वीरें नजर आ रही है। पूरे आसमान में धुएं का गुबार है और चारों तरफ तबाही का ये भयावह मंजर है। और इस भयावह मंजर की तस्वीर देखिए। इस मंजर में, इस भयावह आत्मघाती हमले में काफी लोगों की मौत होने की खबर, यानी 254 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। और साथ ही साथ यहां पर 1000 से ज्यादा घायलों की सूचना भी सामने आ रही है, जो खुद में बेहद गंभीर है। यूएस ईरान राजी है तो इजरायल को सीज फायर खटक रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इजरायल के द्वारा इस तरह से हमला किया जा रहा है। सवाल कई तरह के इस बीच उठ रहे हैं। सवाल ये कि जब यूएस और ईरान ने सीज फायर की बात की तो इजरायल के द्वारा क्यों ये हमला किया जा रहा है, जबकि कहीं ना कहीं इजरायल और अमेरिका की मिली भगत जो है वो ये पूरी स्थितियां देखने को मिली। तो क्या अमेरिका और इजरायल अब अलग अलग हैं? क्या अब इजरायल ये हमला करेगा और अमेरिका कुछ नहीं कहेगा? और अगर ऐसा है तो क्या ईरान फिर से वही आत्मघाती वार विध्वंसक लेबनान की स्थिति को देख करके ईरान भड़क उठेगा, या फिर यहां पर क्या एक्शन? चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कर्नल देवानंद गुर्जर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही साथ डॉक्टर डीके गुप्ता, फॉरेन एक्सपर्ट बने हुए। आप दोनों का बहुत स्वागत है चैनल न्यूज पर। सबसे पहले कर्नल साहब आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। जहां एक तरफ सीज फायर का जिक्र हम लोग कर रहे थे, तो यहां पर सीज फायर हुआ तो हुआ, ईरान और अमेरिका मानता नजर आया, लेकिन इजरायल एक अलग ही रुख अपनाता नजर आ रहा है। तो क्या माना जाए, अब अमेरिका इजरायल अलग? नहीं, देखिए, जहां तक इस सीज फायर का ताल्लुक है, कई लोग बात इसमें विभिन्न विचार रखते हैं, पर मेरा ये मानना है सीज फायर कभी हुआ ही नहीं है। ये एक तरह से टैक्टिकल पॉज है जो अपनी अपनी कमियों अपने रीअलाइन करने के लिए किया गया है। और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, अमेरिका ने कहा था सीज फायर ईरान के साथ है, ईरान में हमले नहीं होंगे। तो मैं मान रहा हूं ईरान में हमले कभी किए भी नहीं है किसी ने। पर जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने भी कल रात में सीज फायर को अपनी तरफ से, जो ईरान की आईआरजी है, एक्चुअली हुआ क्या, समझौता आईआरजी के साथ हुआ है। ईरान की तो कोई सरकार बची नहीं है, ईरान का कोई लीडरशिप बचा ही नहीं है। और आईआरजी के अंदर भी आपने देखा होगा कि 2 क्रैक हो चुके हैं। उन्होंने कल जब अमेरिका ने उनको धमकी दी तो उन्होंने महिला बच्चों को ले जाकर के ब्रिजेस के नीचे और वो वाइटल इंस्टॉलेशंस के आसपास उनकी वो चेन बना दी। तो वो कर करके उसने वो किया। पर रात को उसने फिर करीब 5-6 जगह मिसाइल्स दागी हैं। और दूसरी बात जो है कि लेबनान की जो हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए, जो संधि थी वो थी कि ईरान पर हमला नहीं करेंगे, पर लेबनान का इसमें कभी था ही नहीं कि लेबनान में क्या है, लेबनान में वो जो अपना हिजबुल्लाह है। तो हिजबुल्लाह वैसे भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उस पर इजराइल ने शुरू में साफ कर दिया था कि हम ईरान में नहीं करेंगे, पर जो बाकी जो आतंकवादी गतिविधि करते हैं या जो उनके खिलाफ जो यहाँ शांति को बहाल करने में दिक्कत कर रहे हैं, उन पे हमला करेंगे। यही नहीं, कल यूएई का द्वारा भी कुछ ईरान के अंदर हमले किए गए हैं। और अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट हैं, जो खबर आ रही है, या वो इजराइल के हैं, इराक के अंदर कल कुछ उन मिलिशियाज पर फायर किया गया है जहां पर वो इनका जो ईरान के समर्थक थे। तो ये इस तरह की स्थिति बनी हुई है। जो ये प्रॉक्सीज हैं उन पर हमले जारी हैं, जारी रहेंगे, कोई भी स्थिति में बंद नहीं होने वाले हैं।
इजराइल कभी भी ईरान पर वो हमले नहीं किए उसने, पर कल ईरान ने जरूर वापस रात को मिसाइल अटैक की है। तो ये समझौता मैं पहले भी देख रहा था, ये नहीं टिकने वाला है। पर यहाँ मैं एक आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो मुझे लग रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता ये जो युद्ध चल रहा है ये बंद हो। क्योंकि देखिए, और वो ये भी नहीं चाहता कि अपने सैनिकों को वहां पर ईरान में उतार करके अपनी मौत, अपने सैनिकों का बलिदान करवाए। हाँ। और ये कारण विभिन्न है उनके, सेफ मैं प्ले, मानता हूं अमेरिका सेफ प्ले की कोशिश में जुटता नजर आ रहा है। यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही है, डॉक्टर डीके गुप्ता, आपकी क्या है इन स्थितियों को लेकर? जी सीमा जी नमस्कार, और देवानंद जी को भी नमस्कार। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सीमा जी, इसमें कि एक मिशन के तहत इजराइल और आज से नहीं, कम से कम जब पिछली बार अक्टूबर में जब हमास ने जब वहां कत्लेआम किया, मैं बताता रहा हूँ बार बार अपना एक शब्द जीता, तो इतिहास का सबसे द्रुतगामी कत्ल किया गया। और वो ऐसा विभत्स कत्ल था जिसमें कि ठीक है जेंट्स को मारा गया, किसी, लेकिन लेडीज को तंदूर में डाला गया, जो गर्भवती औरतें थी उनके बच्चों को निकाला गया। मतलब ऐसा हम लोगों ने इतिहास में नहीं सुना था। इसका परिणाम क्रिश्चियन कम्युनिटी में आना ही था। और क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरी बेस्ड है आज की डेट में पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका में। जो भी पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे जर्मनी की प्रधानमंत्री बेन चुने गए हैं, चाहे जो भी, सब क्रिश्चियनिटी के वोट पे आ रहे हैं। वहां नेशनलिज्म इस तरह से भरा पड़ा है इस समय, उसको दरकिनार नहीं किया, उसको उसका अध्ययन करना ही पड़ेगा किसी समस्या को लेके। तो वहां पे आग बबूला है लोग और चाहते हैं किसी तरह से पनिश किया जाए। तो उसमें डॉट्स क्या थे? देखिए, डॉट्स थे एक ईरान जो पिछले 40 साल से किरकिरी था अमेरिका में, लेकिन अमेरिका के और राष्ट्रपति उस पर हिम्मत नहीं जुटा रहे थे, बैलेंस नीति अपना रहे थे। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है ट्रंप हर काम में, चाहे कनाडा के अगेंस्ट, चाहे मैक्सिको के अगेंस्ट, चाहे चाइना के अगेंस्ट, किसी की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे अपने बोलते हैं ना, जाट गुज्जर बिल्कुल एकदम सीधी बात बोलते हैं, मतलब भाषा में क्रम है, बिल्कुल वही जाट गुजर, जिससे कि चाइना ने चाइना डाली इन जाटों की वजह से, डर से। तो उस तरह से डॉट्स क्या चुने? एक तो हिजबुल्ला, एक हमास, एक हुती और एक ईरान। अब देखिए, हमास की एक भी बंदूक नहीं चली है इस पूरे युद्ध में, मतलब क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन इजराइल का हमास पे था अक्टूबर 2023 के बाद, और उसको एकदम घुटनों पे ला दिया। ऐसा घुटनों पे ला दिया है कि वो उठ ही नहीं पाया इस बार। हुती को दिसंबर 25 तक में अमेरिका ने इतना पिटाई की उसको हुती की कि उनको समझौता करना पड़ा। हुती ने 2-4 रॉकेट छोड़ के और इस युद्ध में कुछ नहीं किया, मतलब वो भी एकदम डाउन हो गए हैं और रेट्स पे उन्होंने एक बार भी कुछ करने की कोशिश नहीं की। हिजबुल्ला को अटैक कर रहा था इजराइल, लेकिन हमास से ज्यादा कंटेंशन। अब उसने मौका पा लिया है कि हिजबुल्ला को भी खत्म ही कर दो इस बार। इसलिए आज का जो मैं आंकड़ा देख रहा हूँ, 254 मौतें हुई हैं रात में। बहुत बड़ा आंकड़ा है, मतलब बहुत बड़ा भीषण युद्ध हुआ है। और बहुत और 254 तो आपके टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, हो सकता है कि और भी आंकड़े बड़े हों। बिल्कुल। तो अब लेकिन ईरान को, अब देखिए, चौथा ईरान डार्ट था। जी आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, लेकिन जो ईरान था, देखिए ईरान को जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, इजराइल और अमेरिका ने जो चाहते थे उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं। 14 बार परमाणु संयंत्रों पे अटैक हुआ है। टैक्टिकल सिचुएशन में भी वो कितना अच्छा था, 200 सैनिक उतार के अपने बचा के लेके चले गए हैं। और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वगैरह पे दुनिया को चैलेंज भी अमेरिका ने किया, किसी को हिम्मत है ताकि बचा लो, नहीं तो वही करना हो, मतलब करना तो मुझे ही आज नहीं तो कल करना है। तो ये संदेश भी गया चाइना, रसिया और कंट्री को कि मैं दादा मैं ही हूँ इस दुनिया का। तो एक वहां पे उन्होंने मैसेज फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से दे दी। तो लेबनान को, ईरान को उन्होंने काफी पीछे कर दिया है, कम से कम 15-20 साल तक तो नॉर्मल इकोनॉमी लाने में, विकास करने की बात है। अब तीसरी बात है कि जो हिजबुल्ला है, तो मुझे लग रहा है कि इस समय हिजबुल्ला को बराबर सफाया करके लेबनान के साउथ लेबनान में इजराइल कब्जा कर लेगा, कुछ जमीन कब्जा कर भी ली है। उसके बाद फिर से 2-4 महीने बाद अटैक करेंगे ईरान पे, अगर ईरान अपने अगर आंकड़ा ऐसा ही दिखाता रहेगा तो, जो मैं समझ पा रहा हूँ समय जी। ठीक है, आप लोग के पास आएंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें। लेबनान पर इजरायली हमलों पर अब ईरान का गुस्सा फूटा है। लेबनान पर हमले हुए तो सीज फायर रद्द। लेबनान पर हमले रोके जो ईरान के द्वारा यह कहना है, हमले नहीं रोके तो करारा जवाब देंगे। हमले जारी रहे तो पलटवार भी जरूर होगा, ये भी ईरान के द्वारा कहना है कि अगर हमले यूं ही जारी रहे तो पलटवार भी हम करते नजर आएंगे।
कर्नल साहब देखिए, यहाँ पर जो ईरान ने इससे पहले एक्शंस लिए हैं, अमेरिका को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया कहीं ना कहीं ईरान के द्वारा, और ईरान अब एक बार फिर से वापसी की बात कह रहा है। उनके ईरान के द्वारा कहना है कि सीज फायर का नियम जब लगा दिया गया, सीज फायर कर दिया गया, तो इसके बाद भी अब हमले हो रहे हैं, ईरान पर नहीं लेकिन लेबनान पर हमले हो रहे हैं। अगर ये हमलों को नहीं रोका गया तो एक बार फिर से एक्शन लिया जाएगा, और कहीं ना कहीं कुछ एक्शंस ले भी लिए गए हैं। देखिए, जो डॉक्टर गुप्ता साहब बता रहे हैं मैं उनसे सहमत हूँ कि ईरान को लेबनान के अंदर अगर इजराइल हमला कर रहा है उसका क्या लेना देना है। तो बात वही सत्य आ गई कि ईरान ये पैदा किए हुए मिलिटेंट प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हुती और इराक के एशिया ग्रुप्स। अब देखिए कि जब लेबनान में हमला कर, और दूसरी बात किया कि जो ईरान है कौन, ये कौन लोग बाग है जो कह रहे हैं हम ऐसा करें, संधि किससे हुई है, सीज फायर किससे हो रहा है, वहां आज के गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड 31 स्मॉल स्टेट्स हैं, और उसके अंदर जिसके पास जो बचा है मिसाइल या जो सैन्य सामग्री उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब जो IRG के बचे हुए लोग हैं उनको पता है कि तुम्हारा अंत, अब देखिए आज क्या हो रहा है, आज सुनने में आया कि ईरान अंदर लोग खुद अभी उनके विरोध में वापस बातें शुरू हो गई हैं। तो जो बचे हुए IRG के लोग हैं ये जब तक खत्म किए जाएंगे ये इसी तरह, और इन्होंने कहा कि लेबनान के कारण भागे, वो तो ऑलरेडी बाहर है। कल रात को उन्होंने फायर किया है, मिसाइल फायर किए बहुत सारे अपने पड़ोसियों पे, और UAE ने उनके ऊपर वापस फायर किया है। तो देखिए जो अभी स्थिति है ये बातें हैं, ये एक तरह सब समय को ले रहे हैं, जिसको कहते हैं बाइंग टाइम, जो टैक्टिकल पॉज कर रहे हैं अपने अपनी तैयारी के लिए। अमेरिका बहुत क्लियर है, अमेरिका ने और इजराइल ने कल कुछ बंद नहीं किया है। अमेरिकन ने स्ट्राइक किया इराक के अंदर जो मिलिशिया है, इजराइल ने सबसे बहुत बड़ा हमला, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, लेबनान में किया है। और इजराइल ने ऑलरेडी लेबनान का दक्षिण हिस्सा लतानी नदी तक कब्जा कर लिया है, और जो लतानी नदी जो साउथ लेबनान और नॉर्थ लेबनान को जोड़ा था ब्रिज, उस ब्रिज को तोड़ दिया है, और इजराइल ने बोल दिया ये इलाका मैं कंट्रोल करूंगा और यहाँ पर कोई गतिविधि नहीं होगी। तो जो सीज फायर है वो कहीं नहीं है, देखिए दबता हुआ है। ये जो IRG के एलिमेंट्स हैं, जो मुल्ला के जो प्रॉक्सीज हैं, वो ऐसे शांति से नहीं मानेंगे, ये चलता रहेगा। आप देखिए, क्योंकि किसी भी इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करने के लिए जमीन पे उतरना पड़ेगा। अमेरिका क्लियर है मैं नहीं उतरूंगा, और धीरे धीरे देखिए कि जैसे परिस्थिति बदल रही है, अब जो अरेबियन कंट्रीज हैं, UAE है, इराक है, जो इस इलाके में अरब देश हैं, वो अब इकट्ठा होने लगे हैं। और कल UAE ने पहली बार फायर करके बताया है कि भाई हम नहीं सुनेंगे। दूसरा, UAE और सऊदी अरेबिया UNO में गए थे ईरान के खिलाफ कार्रवाई का, वो अलग बात है कि वीटो कर दिया चीन ने और रशिया ने। तो अभी जो धीरे धीरे स्थिति बन के आ रही है कि ईरान, जो अरेबियन कंट्रीज हैं, उनको अपनी लड़ाई जमीन पे खुद को उतर के करनी पड़ेगी। अमेरिका समर्थन करेगा, इजराइल भी समर्थन करेगा, तो वो स्थिति बनती आ रही है। ये युद्ध विराम नाम मात्र है, अगले 5-10 दिन के अंदर मुझे लग रहा है कि ये सारे देश एक साथ इकट्ठे होंगे और ईरान को जो बचे हुए IRG के एलिमेंट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। बड़ी बात कर्नल साहब कहते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर DK गुप्ता आएंगे सर आपके पास। डॉक्टर DK गुप्ता बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते नजर आ रहे हैं कि अगले बस कुछ दिन का इंतजार और उसके बाद तस्वीरें कुछ और देखने को मिलेगी। जी सीमा जी, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे जो ऐसा लग रहा है कि चूंकि इतना ज्यादा डिवेस्टेशन ईरान के अंदर हो चुका है कि अब जो उसका एनालाइजेशन किया जाएगा, सिविल मिलिट्री के सामने, सिविल लीडरशिप मिलिट्री के सामने प्रेजेंट करेगी कि देखिए अगर हम लोग 10-20 दिन और अगर अमेरिका के साथ युद्ध लड़ लेते हैं तो शायद हमारे यहाँ से जो इसमें 20% जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो कि वहाँ पे जो रोजगार करना चाहते हैं, एवरेज में पिछले 4 साल से पलायन कर रहे हैं, 25-30% चला जाएगा। इन्फ्लेशन जो पिछले 12 दिन के युद्ध में 40% था, वो 80-90% चला जाएगा। मतलब हमारे यहाँ सिविल अनरेस्ट हो सकता है। तो बहुत सारे डॉट्स गिनाए जाएंगे। लेकिन डॉक्टर DK गुप्ता, क्या ईरान को इन बातों से इस वक्त फर्क पड़ रहा है?
क्या ईरान को इन बातों से फर्क पड़ रहा है? क्योंकि ईरान तो कई सारी मनमर्जियां करते हैं और अभी से नहीं, देखिए पहले समय से, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जिक्र हाल ही में अभी आपने किया। अर्थव्यवस्था को लेकर अगर ईरान को इतनी फिक्र होती तो वो बहुत पहले इस पर सोच विचार कर चुके होते, क्योंकि युद्ध के बाद से उनकी अर्थव्यवस्था खराब नहीं हुई है। उनकी इकोनॉमी बहुत पहले से ही खराब नजर आ रही थी, बस वो छुपाने की रखने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए प्रदर्शन भी हो रहे थे। इस सब के बाद अब युद्ध के बाद स्थितियां और खराब होती नजर आई। हथियार जुटाने में समय उन्होंने लगाया, आतंकियों के साथ दोस्ती करने में समय उन्होंने लगाया, लेकिन बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। इससे अस्तित्व की लड़ाई वो कहते नजर आ रहे हैं ईरान। तो क्या वाकई में उस अस्तित्व को बचाने के लिए वो तैयार हैं? पिछली बार की कंडीशन थी सीमा जी, उस समय की खुमैनी थे और खुमैनी एक बड़े पिलर थे वहां पे, और चाहे वो भले उनको नापसंद करते थे, उनका प्रेशर भी बहुत ज्यादा ईरान के अंदर था। लेकिन अभी देखिए जो लारी जानी मारे गए, उन्होंने मुस्तफा का विरोध किया था और मुस्तफा को इमरजेंसी में बनाया गया तो बचाया जाए, देखो हमारे पास अभी भी सुप्रीम लीडर है, लेकिन अंदर अंदर उनकी कहां पे है, क्या कर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं, उनका कोई वीडियो आता है ना उनका कोई मैसेज आता है। तो जो लीडरशिप है वहां पे सिविल उनके अंदर कहीं कहीं अब जो है द्वंद्व बढ़ेगा, क्योंकि द्वंद्व जब बढ़ता है तो देश के अंदर की कमजोरियां बाहर आती हैं। तो ये सारी चीजें पटल पे ईरान के अंदर भी रखी जाएंगी इंटरनल कंट्रोल हिसाब से, और उसका अमेरिका का जो डिवास्टेशन किया लेबनान। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपके पास आएंगे सर। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा से बंद कर दिया। लेबनान पर इजरायली हमले के बाद ये फैसला ईरान के द्वारा लिया गया। ईरान ने जहाजों की आवाजाही रोक दी। लेबनान पर हमले से ईरान काफी ज्यादा नाराज है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। ईरान की नाराजगी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बार फिर से यानी कि दोबारा से दिखती नजर आ रही है। कैप्टन साहब, माफ कीजिएगा, कर्नल देवानंद जी, लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं ये कि ईरान क्या एक्शन लेगा, तो ईरान ने ये एक्शन चुना है। देखिए, जहां तक ईरान का ताल्लुक है, मैं आपसे पहले भी कहा है कि सीज फायर हुआ ही नहीं। IRG एक रूमेंट्स है जिनके हाथ में ताकत है आज के दिन, और जैसे डॉक्टर साहब बताए कि सिविल और मिलिट्री जो उनके ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनमें अभी कोई चर्चा समावेश को डिसीजन लेने वाला नहीं है। और ये विदित था कि वैसे भी अगर देखा जाए, परसों रात को जब ये कल सुबह ट्रंप घोषणा की कि इनका सीज फायर हो गया है, उसके बाद जहाज तो एक भी नहीं निकला और अब उन्होंने बोल दिया हम निकलने नहीं देंगे। तो इन लोगों की बात का यकीन नहीं किया जा सकता। मैं आपके दर्शकों को, डॉक्टर साहब को भी एक चीज बता दूं, देखिए जब देश की मिलिट्री सेनाएं लड़ती हैं तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप स्टेटमेंट देती है उनकी मान्यता होती है, पर प्लीज अंडरस्टैंड ईरान में आज के दिन कोई मिलिट्री नहीं है। ये वो IRG है जो अपने रेजीम के लिए वफादार थी। ये देश की सेना नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। ये है अपने रिस्पॉन्सिबल, अपने उसको सुप्रीम कमांडर जो उनका धर्म गुरु होता है। अब धर्म गुरु तो कोई बचा नहीं, धर्म गुरु की बातें कर रहे हैं, वो कोमा में है। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। ये पावर ऐसा है और इनको मारना बड़ा कठिन होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी कह दे कि डिसीजन लेने के लिए इनके लिए जमीन पर फौज को उतरना पड़ेगा, वो फौज किसकी आएगी और इनको पॉकेट्स में मारना पड़ेगा, अन्यथा ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। आएंगे सर, आपके पास आएंगे। डॉक्टर DK गुप्ता, एक फाइनल रिएक्शन आपका इस पर। हाँ, तो वही मैं कह रहा था अपनी बातों की, इतना दबाव होगा कि अमेरिका जो है अमेरिका देखिए 1 महीने तक तो युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि उसके डोमेस्टिक इश्यूज है, उसका चुनाव है और उसमें पूरा आराम करके ट्रंप अपनी जो चुनाव लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको लेकर ट्रंप बार बार जिक्र कर रहे हैं, स्थिति तो जस की तस रह गई। क्या सीज फायर, क्या यहाँ पर रिएक्शन, क्या नियम? कोई नियम नहीं। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका नहीं चाहता कि खुले। मैं बता दूं कि अमेरिका का अगर $1 बिलियन अगर $1 पर बैरल भी अगर तेल जाता है तो रूट कहां से होगा? अभी इस वक्त 30% तेल अमेरिका से ज्यादा खरीदा जाने लग गया है। तो अगर हम वहां पर लेवी लगाते हैं तो जब हमारा 25% या 20% अगर तेल का खर्चा है 20% भी बढ़ जाता है, तो एक केप ऑफ फूड से लाने में कम से 40% महंगा पड़ता है। तो वो चाहता है कि किसी तरह से हमारे क्रूड ऑयल की बिक्री हो और इससे इंपैक्ट आएगा ईरान पे और उसके आएगा मिडिल ईस्ट के कंट्री पर। तो अमेरिका इंटरनली इकोनॉमिकली नहीं चाहता कि हैशटैग हो, उसमें विवाद बना रहे, लेकिन मैं चौधराहट भी उस पर करता रहूं, लेकिन वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए पिचिंग करना पड़ेगा भारत को, चीन को, डिप्लोमेटिकली थ्रू ब्रिक्स, थ्रू SCO, ताकि वो चीजें हमारे लिए सुगम रहे। अमेरिका को कोई फर्क पड़ता नहीं। और यहाँ पे अमेरिका जब भी बोलता है
कि मैं स्टेट का फल तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्थिति इस वक्त बनी हुई है। कोई नियमावली, कोई चीज यहाँ पर नहीं है। जिसको जिस तरीके से मन है वो यहाँ पर हमले करता नजर आ रहा है, क्योंकि एक रणनीति पहले से, एक स्ट्रेटेजी पहले से बनी हुई है, उस पर ही काम किया जा रहा है। बाकी सारी चीजें सिर्फ पूरी दुनिया को और लोगों को यहाँ पर बहकाने के लिए और बस ध्यान केंद्रित करने के लिए सब किया जा रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली के नरेला इलाके से सामने आ रही है, जहां बाकानेर गांव में शराब माफियों के आतंक ने एक परिवार को झकझोर कर रख दिया है। 30 से 31 मार्च की रात हुई जानलेवा हमले में घायल राजेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि लंबे समय से अवैध शराब और नशे के कारोबार का विरोध करने पर बदमाशों ने परिवार पर हमला किया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही, मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए। घटना के बाद इलाके में दहशत और काफी ज्यादा गुस्सा का माहौल है, जबकि पुलिस सिर्फ और सिर्फ जांच की बात कह रही है। नमस्कार, देख रहे हैं आप HNN न्यूज और मैं मौजूद हूँ बाकनेर गांव में। आपको बता दें, नरेला थाने से करीब 800 मीटर की दूरी पर यह गांव, और यहाँ पर बीती रात बताया जा रहा है कि करीब एक हफ्ते पहले शराब माफियाओं ने पेट्रोल निकालने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान जब परिवार ने इस मामले का विरोध किया तो उस परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें राजेंद्र नाम के अधेड़ की आज सुबह इलाज के दौरान LNJP अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सामने वाली दुकान में ही अवैध नशे की बिक्री की जाती है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस भी अक्सर यहाँ पर आती है, लेकिन किसी कार्य के लिए नहीं बल्कि अपनी उगाही के लिए। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से यहाँ पर पुलिस नशे की बिक्री की जा रही है और इलाके में शराब भी बेची जाती है, लेकिन जब से ही राजेंद्र की मौत हुई है तब से ये परिवार यहाँ से गायब है। ना तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आई और ना ही इनका कभी संज्ञान लिया। फिलहाल इस मामले को लेकर अब परिवार का आरोप है कि दिल्ली पुलिस की मिली भगत से ही पूरा कारोबार यहाँ पर चल रहा है। दिल्ली से HNN न्यूज के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत नवकेशा से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर सरपंच पति और सचिव की कथित मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा है। उप सरपंच, पंच और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला पंचायत पहुंचकर CEO शिकायत की। आरोप है कि पंचायत में बैठे नहीं हो रही हैं बैठकें और इसी वजह से विकास का जो कार्य है वो ठप पड़ा हुआ है। सरपंच पर का दखल इसमें काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहले भी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने सख्त कदम उठाने की मांग की। आपको बता दें कि वहीं CEO ने जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की बात भी यहां पर कहते नजर आए हैं। हाँ, नवकेशा पंचायत से ग्रामीण और पंच लोग आए थे। सचिव का शिकायत है कि वो ग्राम पंचायत में मीटिंग वगैरह नहीं रखता है और ग्राम पंचायत अव्यवस्थित है। उसकी जांच कराएगी, उसके पश्चात ही उस पर कोई भी कार्रवाई की जाएगी। मोर नाम किशन साहू हरे और वार्ड क्रमांक 6 पंच हरा। हमन आज यहाँ जिला से मैडम कर आए रहे और सचिव और सरपंच पर शिकायत लेके, तो मैडम हाथ बोलिस कि कार्रवाई जल्द से जल्द करबो करके, तब हो रही कार्रवाई सर आ रही से कर अपना अधिकारी है वो है तो रिपोर्ट बना दी से, लेकिन चाहिए रही वैसा कार्रवाई नहीं हो है। अब कार्रवाई नहीं हुई तो वही हमन इस्तीफा देवो सीधा का कर वैसा, जब हमन के बात के कोई मान्य नहीं है तो पंचायत में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से खबर सामने आ रही है, जहां क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का परिवार इन दिनों बिलासपुर दौरे पर है, जहां आपको बता दें कि अंचल तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर और उनकी टीम ने छपरवा बमहानी गांव पहुंच करके बैगा आदिवासी समुदाय और ग्रामीणों से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। साथ ही यहां पर गनियारी स्थित जन स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। स्वास्थ्य और पोषण
सेवाओं का जायजा भी लिया। बताया जा रहा है कि यह दास सामाजिक पहल से जुड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीण बच्चों के लिए यहाँ पर जो है उनके स्वास्थ्य पर पूरा फोकस रहने वाला है, जिसकी तस्वीरें जरा आप देखें। यहाँ पर उचित पोषण पहुंच सके ग्रामीण बच्चों के लिए और बैगा समुदाय के लिए है, बैगा आदिवासियों के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बैगा समुदाय को लेकर के चर्चा का विषय बैगा समुदाय बना हो। इससे भी कई बार यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। उनकी मदद के लिए टीम पहुंचती नजर है। मेरा नाम डॉक्टर रमन आर्या है। मैं ये संस्था का नाम जन स्वास्थ्य सहयोग, जिसके को फाउंडर हूँ मैं, और पिछले 26 साल से हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं स्वास्थ्य और उससे जुड़े मुद्दों से लेकर। और उसमें पोषण भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कुपोषण न केवल बच्चों में बड़ों में भी देखा जाता है, जो कि बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारे यहाँ पर एक विज़िट हुई थी सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन की तरफ से। उनके फाउंडेशन के जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जिसमें सचिन जी की पत्नी डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर, उनकी बेटी सारा जी और उनकी बहू सानिया जी, ये और उनकी पूरी टीम, 3 लोग आए थे और यहाँ पर लगभग 1.5 दिन उन्होंने गुजारा। और वो हमारे कार्य को देखने आए थे, न केवल यहाँ पर बल्कि फील्ड में भी, जहाँ पर हम काम करते हैं 72 गाँव में, जो अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़े हैं। और इन जो स्वास्थ्य के कार्यों के अलावा, जो मैंने बताया आपको, पोषण पे भी हम काम करते हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।